हाँ जी, तो हम हमारी बेसिक्स ऑफ इक्विटी रिसर्च की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये समझेंगे कि इसके पहले सेशन में हमने ये समझा कि बिज़नेस क्या होता है, एक कंपनी जो होती है वो कैसे रन करती है। हमने 3 अलग-अलग मॉडल समझे, एक हमने बी टू बी समझा, एक बी टू सी समझा, एक बी टू जी समझा, ठीक है? अब हम यहाँ पर ये आके समझ रहे हैं दैट हू रन्स द कंपनी, मतलब वो कौन से लोग होते हैं, वो कौन-सा स्ट्रक्चर होता है जो किसी को कंपनी को गवर्न करता है, यानी हू रन्स ऑब्लिक गवर्न्स द कंपनी। देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो फाइनेंस के तो ये सीरीज आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपको चाहिए, और इस सीरीज में मेरे को इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है समझना, या नहीं सर हमको तो एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को समझना था एक्चुअली कि ये चीज़ क्या होती है, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो आप लोग है ना लास्ट तक बने रहो, आराम से देखो, चिल होके देखो, नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, और बिल्कुल 100% वैल्यू एडिशन के लिए रेडी रहो। ठीक है, चलो। तो हमने ना ब्रॉडर लेवल पे ये देखा था कि यार एक शेयर होल्डर बॉन्ड होल्डर पैसा देते हैं, वो पैसे से या तो कंपनी कैपिटल खरीदती है या फिर कंपनी इन्वेंट्री खरीदती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन से इन्वेंट्री बनती है, इन्वेंट्री या तो कैश में बिकती है या क्रेडिट में बिकती है। अगर क्रेडिट में बिकती है तो उसका कैश कलेक्शन हो जाता है, मतलब नेट नेट कैश बढ़ जाता है। तो सॉरी, नॉट गोना एडिट इट, एडिट नहीं करने वाला हूँ मैं। नेट नेट कैश बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैश को क्या करते हैं, या तो प्रोडक्शन में फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं, नया कच्चा माल खरीदने के लिए, नई फैक्ट्री बनाने के लिए, टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं। ये जो है ये बिजनेस है, ये अपन ने समझा। अब हमको समझना है कि बिजनेस को कौन चलाता है। आप लोगों ने जनरली एक वर्ड सुना होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी कंपनी को जो लोग मिलके गवर्न करते हैं, चलाते हैं, उन लोगों के सेट ऑफ ग्रुप को बोला जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। Suzlon takes a major step to address corporate governance issues. Tata Motor advanced demerger scheme unveil new corporate structure. You need to understand, ठीक है, what is governance structure, what is corporate governance। एक कंपनी इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब सेट ऑफ सिस्टम रूल्स प्रैक्टिसेस डिसीजंस। अब ये दिखने में तो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि अरे सर ये तो क्या है, ये तो सब थ्योरी है। नहीं, इट इज नॉट थ्योरी एट ऑल। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना स्ट्रांग है किसी कंपनी का, उसी से शेयर होल्डर्स को और बाकी के लोगों को ये कम्युनिकेट होता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, आपकी रेपुटेशन क्या है, आप कितने बेहतर तरीके से फ्रॉड को प्रिवेंट कर पाओगे, कितनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग ले पाओगे, क्या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करोगे कि नहीं करोगे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू असेस। एंड मैनेजमेंट एनालिसिस पे जो अपन ने भी सीरीज बनाई है यूट्यूब पे, वो कम्स आफ्टर। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, आप देखो कि किसी भी कंपनी में एक स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द रीजन, आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा है कि टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, रिलायंस जैसे ग्रुप ने सब्सटैंशियल वेल्थ बनाई है, जबकि किंगफिशर, सत्यम, मिष्ठान फूड्स जैसे ग्रुप्स ने लोगों की वेल्थ को खत्म करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज द रीजन, आपको क्या लगता है। द रीजन इज देयर डिफरेंस इन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत वीक था, मालिक चोर था। समझ रहे हो आप, यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रॉक सॉलिड है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू विल बिल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा सा जरा समझना। हम यहाँ पर है ना किसी भी कंपनी के हायरार्की को समझने की कोशिश करेंगे, स्लाइड्स वगैरह सब आपके लिए। ठीक है, मैं आपको मेरे देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से व्हाइट बोर्ड पे ले जाके। देखो इधर, ये है कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का एक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, रन डे टू डे ऑपरेशंस, ये काम मैनेजमेंट करता है। ठीक है, फिर एक आ जाते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन है, हु दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी के ओनर है।
जरूरी नहीं है कि ये कंपनी के डे टू डे काम में, अफेयर में इन्वॉल्व हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट, जो एवेन्यू सुपर मार्ट है, एवेन्यू सुपर मार्ट के ओनर कौन है? आरकेडी सर, राधा कृष्ण दमानी जी। बट क्या डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट पूरा अलग है, पूरा अपनी मर्जी से काम करता है। टाटा ग्रुप का ओनर कौन है? टाटा सन्स। क्या डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। बट होता क्या है पता है, अगर मैं ऐसे मैनेजमेंट को खुला सांड छोड़ दूंगा ना कि देखो जो करना है वो कर, है ना, मैं मालिक हूं कंपनी का, लेकिन तेरे को बिजनेस चलाना है। तो सर अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो आपको पता भी होगा कि बिजनेस कैसे चलाना है। मुझे पता है, समझना मेरी बात, यही समझना ध्यान से। राधा कृष्ण दमानी जी कंपनी के ओनर हैं, है ना, और उनको मैनेजमेंट चूना नहीं लगा सकता। द रीजन इज ही नो द इन एंड आउट अबाउट द इंटायर बिजनेस। बट आप आपकी बात करो, आपके पास 10,000 रुपए के एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर है, आपने आईपीओ में पैसा लगाया था 1.5 लाख रुपया, उसका 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए हुआ है अभी। आप उतने छोटे इन्वेस्टर हो कंपनी के, उतने छोटे पीस ओनर हो कंपनी के, उतने छोटे स्टेक होल्डर हो, तो आपकी बेनिफिट के लिए आप कैसे इंश्योर करोगे कि मैनेजमेंट आपके फेवर में काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बेवकूफ बना रहा हूं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बना रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ध्यान से समझना। तो इसके लिए पता है क्या होता है? इसके लिए होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं मैनेजमेंट के कुछ लोग होते हैं, से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के 2 लोग हैं, एंड फिर बाकी के लोग होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। से फॉर एग्जांपल 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मतलब ये है, अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड का टोटल कंपोजिशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये क्या काम करते हैं? दे ओवरसी द मैनेजमेंट एंड इंश्योर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इंश्योर करते हैं, देखते हैं कि मैनेजमेंट कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। शेयर होल्डर के बिहाफ पे ये लोग मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखते हैं। समझना, ये ब्रॉडर लेवल पे स्कीम है। अब है ना, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम 2-3 चीजें यहां समझेंगे। एक, हम ये समझेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है। नंबर 2, हम ये समझेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट में आप अलग अलग नाम सुनते हो, वो अलग अलग नाम क्या होते हैं। और फिर तीसरे में हम समझेंगे कि जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टर में अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है। स्लाइड्स वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए सेम वही चीज़ है। ठीक है, उसको इन्होंने बहुत डिज़ाइन करके समझाया है, वेरी गुड, राइट। बट आप लोग इसको पढ़िएगा, ये आपके लिए बनी हुई स्लाइड्स हैं। ठीक है, समझना है इधर। सबसे पहले मैं शेयर होल्डर्स की बात करता हूं। शेयर होल्डर में क्या होता है? एक होता है मेजॉरिटी शेयर होल्डर ना। मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब कौन हो गया यहां पर? अंबानी फैमिली, अंबानी जी की फैमिली, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। फिर क्या हो गया आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स? माइनॉरिटी ऑब्लिक रिटेल शेयर होल्डर्स। ये लोग कौन हो गए आप लोगों के? आप और मैं, समझना। और तीसरा कौन हो गया पता है? तीसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका मेटा, मेटा मतलब फेसबुक ग्रुप ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें आ जाता है आपका आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसमें आ जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करें। समझना मेरी बात, ये 3 कैटेगरी के शेयर होल्डर्स बनते हैं। अब मैं आ जाता हूं मैनेजमेंट पे। कोई भी कंपनी होती है उसके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होंगे जो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का आ जाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके पर जमाने भर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है।
फिर कंपनी का आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। दोनों ये एक भी हो सकते हैं, दोनों लोग अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूर एमडी सीईओ भी होता है कई बार सीईओ अलग होता है, कई बार एमडी अलग होता है। इसके बाद कंपनी के सीएफओ, सीआईओ, सीआरओ, ठीक है, सारे सी लेवल के एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं। कोई कंट्री हेड, कंट्री हेड्स, अगर मल्टीनेशनल ऑपरेशन है तो कंट्री हेड्स। ये जो है ना, समझना, टॉप मैनेजमेंट किसको आप मानोगे? हु इज द टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट का क्या मतलब है? एनी वन हु हैज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड इट्स वैल्यू। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर दे। सर, मैं है ना एक बैंक को एनालाइज कर रहा हूं और मैं छतरपुर ब्रांच में ब्रांच हेड हूं, क्या मैं टॉप मैनेजमेंट हूं? बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो आप? यहां पर इस क्राइटेरिया के अंदर आप फिट नहीं हो पाते ना, यू आर नॉट अ टॉप मैनेजमेंट ओवर हियर। ध्यान से समझिएगा प्लीज। इसको आप जितना आसानी से समझेंगे उतनी आसानी से चीजें आगे क्लियर होंगी। मैंने आपको क्या बोला है? आपको मैंने बताया है कि आपके लिए रीडिंग बहुत बड़ा गेम है। समझ रहे हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, समझना इधर। एंड थर्ड, थर्ड बताओ आप कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो यार, डायरेक्टर कुछ भी नहीं है, इसको ऐसा बोल दो आप, दे आर द लीगल पोजीशंस इन द कंपनी। मतलब यानी कंपनी अगर किसी कर्मचारी को हायर कर रही है, कंपनी एक वॉचमैन को हायर कर रही है, कंपनी अपने फैक्ट्री के मैनेजर को हायर कर रही है, तो कंपनी को सरकार को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने फैक्ट्री के मैनेजर को हायर किया है। लेकिन अगर कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को जब डायरेक्टर बनाती है तो ये इसको आरओसी के अंदर बताना पड़ता है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन जो कंपनीज को पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। ठीक है, इस व्यक्ति का डिन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझना। तो ये जो है ना, ये जो बनता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा जरा यहां समझिए। अब डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। जो मेजर फर्स्ट डिस्टिंग्विशन बनेगा वो दो तरीके का होगा। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझिएगा, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर क्या होते हैं पता है? दोज हु आर ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। समझना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दीजिए मुकेश अंबानी। Why? Because he's also the chairman in the company, chairman of the group, as well as he is the MD CEO of the Reliance Industries, and also he is the director in the company. That is why he is executive director. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं पता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब दोज हु aren't employed by the company। ये वो लोग हैं जिनको कंपनी ने एम्प्लॉय नहीं करा है। अब इनकी कैटेगरी भी जो होगी ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है। दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है मतलब, मैं आगे बताता हूं आपको। इसको अपन एक काम करते हैं, इसको उठा के आगे लेके जाते हैं। आप लोग बस आराम से बैठ के, शांति से बैठ के सुनो सब कुछ। समझिएगा इधर।
अब इनके भी है ना दो पार्ट्स बनेंगे, दो पार्ट्स बनेंगे मतलब कि चलो ठीक है, यू आर नॉट एम्प्लॉयड, आप कर्मचारी नहीं हो कंपनी के, ठीक है, कंपनी के कर्मचारी नहीं हो, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंट हो या आप नॉन इंडिपेंडेंट हो? देखो कारण क्या होता है ना, अगर आप कर्मचारी हो गए कंपनी में, अगर आप एम्प्लॉयड हो, तब तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तब तो 100% नॉन इंडिपेंडेंट है, बायस्ड हो तो कंपनी सैलरी आएगी उसकी। लेकिन अगर आपको बोला है कि चलो यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट एम्प्लॉयड इन द कंपनी, तब भी क्या डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का चेक आता है क्या? बिल्कुल आता है। समझना, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो अनंत अंबानी, अनंत अंबानी इज नॉन नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड, इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में ये पोजीशन है उसकी, डायरेक्टरशिप है। समझना। एंड दूसरा कौन होगा? अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर नरेश त्रेहान है ना, जो मैक्स इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, मैक्स हॉस्पिटल्स के मालिक हैं, ठीक है, या फिर से फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट महेश जेठमलानी, समझना, या फिर कोई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर, अगर इस तरह का बंदा है, समझ रहे हो, इस तरह का कोई व्यक्ति है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में है, जो ना तो कंपनी का कर्मचारी है ना, ना ही वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है। सर मेरे पास डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास, से फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया है बस यहां पर, कि डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास कुछ नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे कि डिपेंडेंट की कैटेगरी में? देखो यार, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर से फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 लाख रुपए के शेयर पड़े, तो उससे आप कई बाल बाका कर लोगे, आप डेसिमल के 4 डिजिट तक खिला नहीं पाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को। 15 मतलब उतने पैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 लाख रुपए के शेयर से, आप कुछ, यू आर एज गुड एज इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, मेरे पास 2, 3, 4% होल्डिंग है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंडिपेंडेंट सेक्रीफाइस है। सर यहां पर इतना क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है इसका? द रीजन इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन इज कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, ये मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बताया ना, उसके अंदर ये इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी चाहिए। देखो यहां पर बोर्ड में मैनेजमेंट के लोग भी रहते हैं, तभी तो बातचीत होगी, नहीं तो सुपरवाइज कैसे करोगे अगर ये पूरी की पूरी बोर्ड ही अलग से बैठा के रख दी आपने? तो इनको जो सवाल होंगे उसके जवाब कौन देगा? तो मैनेजमेंट के भी 2, 3 बंदे रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजॉरिटी जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कौन से होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव। आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा एक पिक्चर दिमाग में समझ में आ रहा होगा। समझना, सर ये कहाँ मिलेगा हमको देखने को, अगर हमको ये समझना है कि कौन कंपनी का डायरेक्टर है, कौन कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? देखो 2, 3 जगहें हैं, बहुत सिंपल है। एक तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट में देखने को मिलेगा, वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशन सेशंस में देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर रिलेशनशिप सेक्शन में देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आपको देखना है तो एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। समझना है इधर ध्यान से, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एग्जीक्यूटिव, दोज हु आर पार्ट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस, ठीक है, जस्ट प्रोवाइड द गाइडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लाइक कंसल्टेंट्स, इंप्लॉयबिलिटी नहीं है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंप्लीटली अलग है, पूरे अनबायस्ड है। समझने अंदर, प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड सारे इंपॉर्टेंट काम्स को एक साथ नहीं देख सकता। मतलब जैसे ऑडिट, ऑडिट जो होता है किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब वो ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं तो ऑडिट से रिलेटेड जो भी मैटर है वो भी इसी बोर्ड के पास जा रहा है।
एमडीसीओ की सैलरी अप्रूव करनी है, वो मैटर भी इसी बोर्ड के पास जा रहा है। कोई रिस्क है, कोई बड़ी रिस्क आ गई है कंपनी पे, उसको असेस करना है, वो भी मैटर इसी के पास जा रहा है। कोई स्टेक होल्डर रिलेशनशिप क्लेम है, कोई स्टेक होल्डर, कोई शेयर होल्डर के साथ कोई तकलीफ हो गई है, कंपनी मान लो कोई पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनको डीमैट में नहीं ट्रांसफर कर पा रही है, किसी का डिविडेंड रुका हुआ है, उसने कंप्लेन करी है, वो सब भी तो क्या होगा ना, एक ही बोर्ड के पास जाएगा तो फिर तो सब डाइल्यूट हो जाएगा। तो बोर्ड क्या करती है, बोर्ड बोलती नहीं नहीं आप सब कुछ मेरे पास मत भेजो, मैं एक काम करती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बना देती हूँ। तो एक कमिटी होगी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। अब सिंपल सी बात है, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमिटी जो है, इसमें आइडल केस में टॉप मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है? ठीक है, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी में आइडली मैनेजमेंट का एक बंदा होता है, बट मेजोरिटी में नहीं होना चाहिए। ऑडिट कमिटी का कौन होगा? ऑडिट कमिटी में एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट के कुछ लोग होंगे और ऑडिटर बैठा होगा। जब जब ऑडिट कमिटी की मीटिंग होगी तब तब ये सब लोग आके बैठेंगे और ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की तरफ से कौन आ सकता है? सीआरओ आएगा। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी तो बहुत रिस्की है, द इन्वायरमेंट इन विच वी ऑपरेट इज वेरी रिस्की इन जनरल। समझना, तो वहां पर सीआरओ के साथ और कौन बैठेगा? समझना, सीआरओ के साथ कोई एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वो बैठेगा। कारण क्या होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हायर करते हो तो उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से हायर करते हो कि कौन कितना एक्सपर्टीज है किस चीज के अंदर। ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में मैनेजमेंट के लोग बैठेंगे, सीएस को बिठा सकते हैं। इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी का, वो इस मैनेजमेंट कमिटी का पार्ट हो सकता है, मैनेजमेंट की तरफ से बाशिंदा हो सकता है। जो बोर्ड में उसका बोर्ड उसका डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। स्पेसिफिक कमिटी में मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस व्यक्ति का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट भी जा सकता है। समझना मेरी बात। फिर अपन ने शेयर होल्डर देखा कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल माइनॉरिटी शेयर होल्डर और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है यूजुअली, जो अपने को स्क्रीनर में देखने को मिलता है। आप डोंट वरी, आप उसमें टेंशन मत लो। देखो यार, मैं सिंपल से एक बात बताता हूँ, कुछ दो चार चीजें और है जो मैं क्लियर करता हूँ अभी आपके सामने। नंबर वन, कि मैं मेरा माइंडसेट कैसे डेवलप करूं, माइंडसेट डेवलपमेंट कैसे करूं। दूसरा, मैं रीडिंग कैसे करूं। ठीक है, और तीसरा, अब मैं फ्यूचर फर्दर अपस्किलिंग कैसे करूं। ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के ऊपर मैं एड्रेस करना चाहता हूं। नंबर वन, देखो यार, माइंडसेट जो है ना, सबसे पहले मैं माइंडसेट पे बात करता हूं यहां पर। इक्विटी रिसर्च के लिए आपको दो तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, शुरुआत में एक होता है डाइल्यूशन, ठीक है, और एक होता है कंसंट्रेशन। रिसर्च में कंसंट्रेशन इज मोर वैल्यूएबल देन डाइल्यूशन। मतलब तू 50 कंपनीज को बैठ के एक साथ रिसर्च करेगा ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझना, आप कोई एक ऐसा सेक्टर पकड़ो जो सेक्टर में आपको इंटरेस्ट हो। कोई जरूरत नहीं है डिबेट करने की, मैं कौन सा पकड़ू कौन सा नहीं पकड़ू। आप बैंकिंग मत पकड़ो अभी शुरुआत में, बैंकिंग माइनिंग इस तरह की मत पकड़ो, सिंपल सेक्टर पकड़ लो। द आइडिया इज कि अभी अपने को पहले रिसर्च करना सीखना है ना। तो सिंपल सेक्टर पकड़ो, जो ऐसी चीजों के बारे में समझो जो आप डे टू डे यूज करते हो। लगेज इंडस्ट्री, होम इंप्रूवमेंट्स, सेरेमिक वेयर, नो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल है, टू व्हीलर्स हैं, टायर्स हैं, डेयरी है, एफएमसीजी है, रिटेल है, अपैरल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। समझ रहे हो, जिसमें आप सॉसेज है, एफएमसीजी है, क्यूएसआर है, ज्वेलर्स हैं, कितने सारे सेक्टर्स हैं। पहले बेसिक से शुरुआत तो करो, एक सेक्टर पकड़ो और उसी को डीप डाइव करेंगे। सर हम माइंडसेट की बात कर रहे हो, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? जो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है, बी क्यूरियस। आप इतना रखो बस। ठीक है, और सेकंड इसके साथ साथ, ये तो बी क्यूरियस सर, मैं क्वेश्चंस तो बहुत पूछता हूं, कोई जवाब नहीं देता। डोंट वेट फॉर द आंसर। ठीक है, बी क्यूरियस एंड बी अ एग्जीक्यूशनर। मतलब गूगल सर्च, गूगल सर्च, एंड दैट टू
भर भर के, बिल्कुल भर भर के गूगल सर्च करो, समझना बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आए कि यार मजा आ गया। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। रीडिंग एक तो ये हो गया, दूसरा किस तरह मैं रीडिंग क्या करूं, जैसे अब मेरी है ना लाइफ रोज की, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे पास टाइम भी नहीं है रीड करने का। क्या मैं फिजिकल न्यूज़पेपर की रीडिंग करूं, तो कौन सा न्यूज़पेपर पढूं? देखो यार, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है बट आपको फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, अपन ई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप बताओ आखिरी बार कब आपने इंग्लिश, या छोड़ो इंग्लिश भी छोड़ो, हिंदी का अखबार कब आपने सुबह सुबह 2 घंटे बैठ के पूरा पढ़ा? न्यूज़पेपर इज मेंट फॉर 15-20 ईयर्स अगो, जब लोगों के पास बहुत टाइम होता था, लग्जरी होती थी, समय वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब हसल कितनी है अपनी लोगों की लाइफ में। हमें यहाँ पर है ना एक माइंडसेट बनाना है। अगर आपको इक्विटी रिसर्च में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपकी ये इच्छा है कि यार मुझे तो इक्विटी रिसर्च में जाना ही जाना है फॉर श्योर, तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, नहीं तो और किसी के लिए नहीं है। देखो यार, एक माइंडसेट ये है कि अगर आप मेट्रो की लाइन में भी लगे हो ना, कि मेरे को टिकट है, अभी 5 लोग 7 लोग 10 लोग लाइन में लगे, इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको तुरंत अपना ऐप निकाल के न्यूज रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। मतलब ये है कि आप ये समझो कि आपकी जो तैयारी है, दिमागी तौर पे जो तैयारी है, वो आपको ऐसा समझना है एज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, कि आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कितने भिड़े रहता है आईएएस का बंदा, उसको कुछ दिखता ही नहीं आईएएस के अलावा। आप है ना सिर्फ शुरुआत में इतनी ज्यादा उस पर इवॉल्व हो जाओ, आप सर मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी न्यूज पढ़ूं। देखो यार, कौन सी न्यूज पढ़ूं ये मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी इमीडिएटली जो मैं बताता हूं कौन सी न्यूज अपने को रिजेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पॉलिटिकल। ठीक है, बॉलीवुड। ठीक है, कोई भी कंट्रोवर्सी। कारण क्या है ना, ये आपको लंबे लंबे समय तक नॉलेज एडिशन नहीं मिलेगा इसमें कभी भी। ठीक है, फिर उसके बाद दीज 5 स्टॉक्स विल गिव यू 10% रिटर्न। इस तरह के जो न्यूज होती है ना, वो सब तुरंत देखते से ही खत्म। ये 5 स्टॉक आपको 10 गुना बना के देंगे, नहीं। ये स्टॉक ने आपके 10,000 रुपए को, ठीक है, 10 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया होता 1 साल में। नहीं पढ़ना है मेरे को। ठीक है सर, मोटे माटे लेवल पे मेरे को पढ़ना क्या है फिर? आपको पढ़ना है ओपिनियंस, आर्टिकल्स, जहां पर सेक्टर की बात हो रही हो। समझ रहे हो, सेक्टर की बात हो रही हो, कंपनीज पे आर्टिकल्स आ रहे हो कि क्या टाटा मोटर का टर्न अराउंड हो चुका है, क्या यस बैंक का टर्न अराउंड हो चुका है, समझ रहे हो, क्या आईडीएफसी बैंक के लिए बॉटम बॉटम दिख चुका है। ये सब चीजें हैं ना, ये सब आपको समझ के पढ़नी पड़ेंगी वहां पर। कैसे पढ़ना है, अगर आप चाहते हो तो लिख के बताना। मैं डेफिनेटली जब टूल्स डिस्कस करेंगे अपन, कि अपने को क्या टूल्स यूज करने हैं इक्विटी रिसर्च के लिए, तब मैं इसमें भी आपको थोड़ा और डीप डाइव करके बता दूंगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो है अपनी, वो है फ्यूचर अपस्किलिंग। तो फ्यूचर अपस्किलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर अपस्किलिंग के लिए ये है कि हम लोगों का इक्विटी रिसर्च कोहर्ट आ रहा है अगला, उसकी डिटेल्स मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को अब लेवल अप करना है, समझना। देखो क्या होता है पता है, देयर इज अ डिफरेंस। आप एक कोहर्ट में जब जाते हो, तो डेफिनेटली मेरी मेंटरिंग तो है ही, मतलब आई कैन ओनली गिव यू द डायरेक्शन। यार मेहनत तो फिर भी आपको ही करनी पड़ेगी, ऐसा मत समझना कि वहां पर आओगे तो मेहनत। बट क्या होता है ना, आप हफ्ते में 3 दिन 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स अ वीक आप अपन कन्वर्जेशन करेंगे। ठीक है, जो मार्केट्स में हो रहा है उनको डिस्कस करेंगे, रियल टाइम बेसिस पे चीजों को समझेंगे। मार्केट डिस्कशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पोर्शन ऑफ द इक्विटी रिसर्च कोहर्ट। ठीक है, लाइव मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ों को समझेंगे। कोई नई केस स्टडी आती है उनको एनालाइज करेंगे। तो 9 घंटे तो वीक में मैं आपके साथ हूँ। जब अपन लाइव सेशंस लेंगे उसकी डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। और उसके बाद आपको मैं इतना काम दूंगा हर सेशन में, कि आपको मिनिमम 4-5 घंटे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप हफ्ते में मिनिमम 14 से 15 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप मत ज्वाइन करना है कोहर्ट। ठीक है, हमारा अगला कोहर्ट आ रहा है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में। अगर लगता है कि गेम चेंजर है, मेरी हेल्प लगेगी आपको,
ठीक है, और मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ आपकी लाइफ को अपस्किल करने के लिए, तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, आप बस चेक करो, एंड हम लोग जल्दी अगला कोहॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।